ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद। बेटे, वी हैव स्टार्टेड इन द लास्ट लेक्चर समथिंग अबाउट बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आज लेक्चर नंबर 2 में स्टार्ट कर रहा हूं इन रिगार्ड टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, दैट व्हाट आर द बेसिक कंसेप्ट विच यू शुड बी अवेयर ऑफ इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसा मैंने आपको बताया हुआ है कि वी हैव स्टार्टेड अ वेरी ब्यूटीफुल मॉड्यूल जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस मॉड्यूल, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस मॉड्यूल। एंड इन दिस वी हैव कवर्ड, हमने 10 पार्ट्स को डिस्कस करने की कोशिश की है, एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लास्ट लेक्चर। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने these are the 10 concepts which I will be 15 concepts which I will be covering in portfolio management. So if you are giving any examination, इस दुनिया का कोई भी एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हैं, आप एग्जामिनेशन नहीं भी दे रहे, आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में जानकारी चाहिए, तो बेटा ये 15 कंसेप्ट अगर आपने समझ लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि यू कैन इजिली मैनेज योर पोर्टफोलियो। एज वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर, कंसेप्ट नंबर वन is in regard to what I mean by investment. Investments हैं क्या? Why you want to do investments? Why you want to become rich? How to manage that funds? हमने ये डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, ये इन्वेस्टमेंट्स। और बेटा लास्ट लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर फर्स्ट में ही मैंने आपको बताया था what I want to say you in regard to portfolio management. What is management? What is stress management? What is life management? What is portfolio management? When I say portfolio, I see a group of, a bundle of securities. बड़ी सारी securities हैं, उसको हम जनरली बोलते हैं पोर्टफोलियो। And why we want to manage it? And what are the 3 questions? We have already seen कि वो 3 questions क्या थे, है ना, अभी देखेंगे। उसके बाद फिर मैंने आपको धीरे धीरे सिक्योरिटी एनालिसिस की बातें बताई थी कि दैट इफ यू वांट टू आंसर दोज 3 क्वेश्चंस एज वी हैव सीन, यहां पर देखें अगर आप, तो मैंने 3 क्वेश्चंस आपके लिए 3 मॉड्यूल्स प्रिपेयर किए। ये दिस इज लेक्चर नंबर 2, ये जो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स अभी प्रिपेयर किए आपके लिए, 15 बेसिक कंसेप्ट्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हम 15 कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 2-3 कंसेप्ट्स, आज 2-3 करेंगे और धीरे धीरे आई थिंक ये लेक्चर नंबर 2 है। मैंने आपको जैसे बताया, मेरी कहानी अभी शुरू हो रही है। इस कहानी में एक था राजा, एक थी रानी, दोनों नहीं मरे, आगे चले बेटे, दुनिया चली। एक था लड़का, एक थी लड़की, नहीं मरना नहीं है बेटे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम इसको आगे लेके चलेंगे। मैंने ये डायग्राम जो आपके सामने आ रहा है, this is the flow chart I have prepared in the last lecture, in which I have told you what I want to say you in regard to portfolio. Portfolio क्या है ना? What is the portfolio? ये बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। उसके बाद फिर मैंने बताया था it is a group of securities. Then I discussed what I mean by management. It is effective and efficient utilization. उसके बाद ये 3 क्वेश्चंस में आ गया था, what do you mean by securities? Which securities I should go for that? What is security analysis? What is security? बेटे ये 2 बातें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। और 3rd क्वेश्चन था what is the meaning of risk and return? आज कुछ आगे चलेंगे और इन 3 क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए बेटे मैंने धीरे धीरे आपको ये बताया था। when I say securities, I mean I want to say you in regard to, when I say securities, I want to say those investments which have a tendency to grow, and those are named as securities. जिसकी tendency बढ़ने की होती है उसी को बोलते हैं securities. Securities can be of different types. धीरे धीरे मैं आगे बताऊंगा। आई कैन ब्रॉडली डिवाइड दी सिक्योरिटीज इनटू 2 पार्ट्स। एक होती है रिस्की सिक्योरिटीज और एक होती है रिस्क फ्री सिक्योरिटीज। मैंने अभी तक आपको रिस्की और रिस्क फ्री के बारे में कुछ भी नहीं बताया। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाएंगे, हद से गुजर जाएंगे। अभी आप ऐसा समझ लीजिए, बैंक एफडी, बैंक रिकरिंग डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, स्मॉल कैप, स्टॉक्स, पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब आप जहां पे भी इन्वेस्ट करके कुछ कमा सकते हैं, आपको कुछ रिटर्न में मिलेगा, उसको बोलते हैं सिक्योरिटीज। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। ये देखिए मैंने आपको सिक्योरिटीज के नाम भी लिखे थे, बैंक एफडीज, एनएससीज, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड, एटसेट्रा। बट द पॉइंट इज बड़ी सारी सिक्योरिटीज अवेलेबल है, विच इज टू बी परचेज एंड विच इज नॉट टू बी परचेज, व्हेन इट इज टू बी परचेज एंड व्हेन इट इज नॉट टू बी परचेज। उसके लिए मैंने कहा था जी वी विल बी डूइंग एनालिसिस
That is question number 2, which we have already seen, which is named as security analysis. इसमें दो एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एंड टेक्निकल, और फंडामेंटल में इकोनॉमिकल, इंडस्ट्री, कंपनी. एक बच्चा कह रहा है इतनी जल्दी जल्दी कराता है टीचर. बेटे ये रिवीजन करा रहा हूँ, ये फर्स्ट लेक्चर पूरा 1 घंटे का लिया था, एक एक एग्जाम्पल देके बताने की कोशिश की थी. आज तो रिवाइज कर रहा हूँ कि आपका लिंक बन जाए कि जो मैंने पहले लेक्चर में किया और जो दूसरे लेक्चर में किया हम साथ साथ हैं, है ना. आप रजिस्टर ओपन कर लीजिए बेटे. मैंने आपको बोला था बेटे 15 लेक्चर्स, ये 15 कंसेप्ट अगर आपने कर लिए तो आपको यू हैव टू राइट डाउन इन योर सेपरेट रजिस्टर. एक अलग से रजिस्टर बनाइए यार. इस रजिस्टर से आप अमीर बनेंगे, करोड़पति बनेंगे. तो इन कंसेप्ट को सीखने के लिए क्या हमें लिखना नहीं चाहिए? आपने ये लास्ट लेक्चर में डायग्राम बनाया था. अच्छा, उसके बाद फिर हम गए थे, मैंने उसके बाद कहा था कि वी विल बी वॉचिंग रिटर्न. थर्ड क्वेश्चन है. थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 3 को देखें बेटे. क्वेश्चन नंबर 3 था व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क एंड रिटर्न. बिकॉज आप कोई भी चीज़ करते हैं, चीज़ें तो बड़ी अच्छी लगती हैं. आपको कनाडा जाना, वैंकूवर जाना, रशिया जाना या किसी यूरोपियन कंट्रीज में जाना अच्छा लग सकता है, बट उसके लिए पैसे भी चाहिए, टाइम भी चाहिए. सो व्हाट इज मीन बाय रिस्क एंड रिटर्न. रिस्क और रिटर्न क्या होते हैं? तो आज हम रिस्क रिटर्न से आगे चलेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करने के लिए मैंने कहा देयर आर 3 रिटर्न एंड रिस्क की बातें करेंगे. बेटे बड़ा मजा आने वाला है. आपने यहां तक सब लिखा हुआ है. मैं भूपेश आनंद, मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं आपीका, मैं सीएफए, मैं यूएसए, मैं अमेरिका, मैं लंदन. बेटे मैं ये सभी कोर्सेस की बात अगर करूं तो रिटर्न एंड रिस्क ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज. आप कोई भी काम करते हैं, यू गिव एनी एग्जामिनेशन, तो उसमें रिटर्न भी है, रिस्क भी है. रिस्क किस बात का है कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा आपको रिस्क है. अगर आप पास हो जाते हैं तो यू विल गेट अ बेटर जॉब, ऐसा भी रिटर्न हो सकता है. तो रिटर्न एंड रिस्क है क्या? तो आज की क्लास में हम उसी की चर्चा करने वाले हैं. दैट व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू रिटर्न एंड रिस्क. ये मैंने अपने हाथों से बनाई है. आपको ये हैंड रिटन स्लाइड्स प्रिपेयर करनी है बेटे. तो रिटर्न और रिस्क. अच्छा, आपको क्या लगता है, आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आप बस ऐसे ही कर रहे हैं या कुछ एक्सपेक्टेशन करते हैं उसमें? क्या आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है कि भाई ये मैं एग्जाम पास हो जाएगा, फिर मैं ऐसे हो जाएगा, जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने, है ना, कि मैं फिर गाड़ी ले लूँगा, फिर गाड़ी में पीछे बैठने वाली आ जाएगी, फिर घर आएगा, फिर मैं यहाँ घूमने जाऊँगा, फिर बड़े मज़े आएंगे. ऐसी आपको एक्सपेक्टेशन है या नहीं? बेटे बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्योंकि यही तो मोटिवेशन है. अगर आपके पास यही मोटिवेशन नहीं होगा तो आप कोई भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर ही नहीं करेंगे. एंड व्हाई यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. तो रिटर्न है क्या? किसी भी चीज का इस दुनिया में आप जब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं उसके बदले में, है ना, दैट समथिंग इज नेम्ड एज रिटर्न. अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ऐड कर दें, यूज करें, तो क्या आएगा? व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न? रिटर्न इज एक्सपेक्टेशन that you will be getting some in addition to your investment. आपने जो इन्वेस्ट किया, आपने बैंक एफडी में 1 लाख रुपए लगाए, आपकी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि आपको 1 लाख से ज्यादा मिले, तभी वही मोटिवेशन है जिसकी वजह से आप ऐसा करते हैं. बोलो हाँ या ना. तो बेटे रिटर्न आज हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से देखेंगे. वी विल बी वॉचिंग फ्रॉम लैंडस्केप, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट सिनेरियो पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप कभी भी कोई भी सिक्योरिटी खरीदेंगे, वेदर इट इज बैंक एफडी, कुछ भी लेते हैं, तो आपकी एक मोटिवेशन है कि आप उसके बदले में कुछ चाहते हैं. ये दिल चाहता है. दैट इज नेम्ड एज रिटर्न. अब रिटर्न कितने तरह के होते हैं उसको सीखेंगे. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिटर्न्स आर देयर एंड हाउ टू कैलकुलेट दैट. 5, 6, 7, 8 तरह के रिटर्न्स हैं. मैं आज उसमें से 3-4 रिटर्न्स आपको बताऊंगा जो आपको पता होने चाहिए, वेदर यू आर गिविंग एनी एग्जामिनेशन और नॉट, वो पता होने चाहिए. तो आप सभी, आई थिंक अगर आपने यहाँ तक नहीं लिखा, थोड़ा सा लिख लें बेटे. मुझे एक चीज़ बताइए, मैंने लास्ट लेक्चर में एक बात बताई थी आपको कि एक होता है लड़की. ये लड़की है बेटे, ये लड़की है, मान के चलो ये लड़की है ना, और ये लड़का है. ऐसा मान लो ना बेटे, क्या हो गया मानने में, क्या प्रॉब्लम है आपको? मैंने कहा ये लड़का और लड़की है. मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया था
कि एक लड़की के मम्मी पापा लड़के से मैरिज करने से पहले उसका एनालिसिस करेंगे, विच इज नेम्ड एज लड़का एनालिसिस। लड़का खाता क्या है, लड़का सोचता क्या है, लड़का कमाता कितना है, लड़के के मम्मी पापा कैसे हैं, लड़के का बिहेवियर कैसा है, मतलब ये सारी चीजें पता लगाने के बाद लड़की के मम्मी पापा मैरिज करेंगे। इट मीन्स आपका पहला काम होता है सिक्योरिटी एनालिसिस, दूसरा काम होता है इन्वेस्टमेंट, मतलब मैरिज करना। ऐसा मान के चीजिए आपने कुछ सिक्योरिटीज को चूज किया, यस दीज आर द गुड सिक्योरिटीज, नाउ आई वांट टू इन्वेस्ट इन दोज सिक्योरिटीज। आपको एक पर्टिकुलर कोर्स अच्छा लगा, आपने कहा ठीक है मैं ये कोर्स करता हूं, तो इट मीन्स पहला फर्स्ट स्टेप इज एनालिसिस, सेकेंड स्टेप इज इन्वेस्टमेंट। अब आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया इस लड़के की और लड़की की शादी हो गई, तारों की छाव में डोली चली गई, लड़की लड़के वालों के पास अपने हस्बैंड के पास चली गई। अब आप ये बताइए मैरिज के बाद इन दोनों की शादी हो गई है, मैरिज के बाद या तो ये प्यार मोहब्बत से रहेंगे और या लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं। अच्छा पता चल जाएगा कि ये प्यार से रह रहे हैं या लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब आफ्टर मैरिज दे विल हैव सम रिस्क एंड रिटर्न। बेटे कुछ तो होगा, दोनों में से दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। मतलब आप ये बताएं इन्वेस्टमेंट के बाद जब आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो यू विल ईदर गेट समथिंग और यू विल लूज समथिंग, ईदर देयर विल बी अ लॉस और देयर विल बी अ रिस्क और देयर विल बी अ रिटर्न। तो रिटर्न और रिस्क की जो कहानी है बेटे वो कब आती है, इन्वेस्टमेंट के बाद आती है। आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं, मैंने लिखा एक लड़का एक लड़की आफ्टर मैरिज की कहानी लिख दी और आफ्टर मैरिज मैंने आपको बता दिया। तो अब मैं इसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के सेंस में यूज करूंगा कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशंस। मैंने अभी एक बात बताई आपको, अभी बताया, अभी बोला कि भाई एज अ स्टूडेंट आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या मोटिवेशन है। कई बार ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता था कि जब मैं CA, CFA ये इतने सारे पेपर्स दिए, मुझे लगता था क्या यही जीवन है, क्या बस ये इसी तरह से पास पेपर पढ़ता ही रह जाऊंगा, क्या यही लाइफ है। बेटे उस समय तो दिवाली भी, नए साल में भी पेपर्स होते थे, न्यू ईयर की छुट्टियां नहीं होती थी बिकॉज कुछ पेपर्स उन्हीं दिनों में पढ़ते थे। अच्छा कई बार मैं अपने आप से सवाल पूछता था, लेकिन ये मोटिवेशन मुझे बार बार उठाती थी कि नहीं भूपेश आनंद कर, हिम्मत कर। और आज मैंने हिम्मत की और आप देखिए आपके सामने इतने सारे कोर्सेज हम 30 कंट्रीज में सेल कर रहे हैं। और आज मुझे ऐसा लगा कि भाई फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस मॉड्यूल प्रिपेयर करना चाहिए और वो आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। उसमें कितने सारे मॉड्यूल्स बना दिए, अभी हम कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो बेसिक कंसेप्ट्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में मैं आपसे ये कहता हूं कि मोटिवेशन तो जरूर होता दोस्त। जैसे मैं कहता था अपने आप को मोटिवेट करता था कि मुझे गाड़ी मिलेगी, मेरे पास बंगला होगा, माई स्वीट होम, मेरा अपना घर, मेरी अपनी गाड़ी और उस गाड़ी में बैठने वाली। तो ये सभी बातें आपकी भी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, इसीलिए आप एग्जाम दे रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे बेटे, इन्वेस्टमेंट करने के पीछे एक ही कारण है बेटे, इन्वेस्टमेंट करने के पीछे एक ही कारण है। मैं आपको बताऊं, इन्वेस्टमेंट के पीछे आप कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेक्ट करना चाहते हैं। आइए पहले इसमें आते हैं फिर उसमें आएंगे। मैं चाहता हूं कि ये 15 कंसेप्ट में से आप पहले अपने रजिस्टर में ये जरूर लिखें, कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 1 बेटे सबने लिखना है, हेडिंग लिखनी है इन्वेस्टमेंट विच वी हैव ऑलरेडी सीन। 15 के 15 कंसेप्ट आपको रटवा दूंगा बेटा। फर्स्ट पॉइंट इज वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट आई मीन बाय इन्वेस्टमेंट्स, and then the second point is we have already seen the concept number 2 which is named as portfolio management, that what I mean by portfolio we have already seen in the last lecture और उसका ग्राफ भी अभी हमने देखा। फिर हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा ये भी देखा था व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू सिक्योरिटी एनालिसिस एंड विद इन सिक्योरिटी मैंने फंडामेंटल किया था इकोनॉमिकल, इस फंडामेंटल में इसमें इंडस्ट्री और इसमें कंपनी, मैंने 3 एनालिसिस बताए थे फंडामेंटल एनालिसिस में। फिर टेक्निकल की बातें की थी, मैंने कहा था कि हम ग्राफ बनाएंगे, चार्ट्स बनाएंगे, प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप देखेंगे और देखेंगे कि आज इस सिक्योरिटी का क्या प्राइस। और एक होमवर्क दिया था कि आप सेक्टर्स देखकर आओगे कि सेंसेक्स में वो 30 जो कंपनीज हैं, निफ्टी में वो जो 50 कंपनीज हैं, उनमें कौन से कंपनीज इंक्लूडेड हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दैट सेंसेक्स।
आई थिंक होमवर्क किया होगा, अभी मैं पूछूंगा आपसे। तो मैं भूपेश आनंद, बेटे आज के लेक्चर में यकीन मानिए दोस्तों, मैं ये 4th कंसेप्ट से शुरू करूंगा। आज कंसेप्ट नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, रिटर्न। फिर हम धीरे धीरे नेक्स्ट लेक्चर में रिस्क करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप करेंगे, इनकी मोहब्बत की बातें करेंगे। तो बेटे आपको लिंक समझ आ रहा है? मैंने अभी तक जो भी बताया कुछ नई बात नहीं बताई, लिंकेज के लिए बताया। तो मैं भूपेश आनंद रिटर्न की बातें कर रहा हूं। जैसा मैंने आपको, आई हैव जस्ट टोल्ड यू, रिटर्न इज समथिंग यू नो विच यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट। इट इज अ मोटिवेशन फोर्स, इट मीन्स समथिंग एक्स्ट्रा यू वांट फॉर दैट। आप किसी को पैसे उधार देते हो ना, तो आपको मूल से ज्यादा, प्रिंसिपल से ज्यादा उसके इंटरेस्ट पे ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि यार वो मिल जाए, है ना। तो रिटर्न की बातें करेंगे। बेटा रिटर्न अलग अलग प्रकार के होते हैं, हम उनको पहले देखते हैं। आइए हम पहले रिटर्न को देखते हैं। मैं भूपेश आनंद, मैं आ गया जी। कंसेप्ट नंबर 1 आप लिख चुके हैं, लिखना नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब आप समझ चुके हैं। सिक्योरिटी विच मीन्स विच हैव टेंडेंसी टू इंक्रीज, ऐसी सिक्योरिटीज जिनमें टेंडेंसी, बेटे बड़ी मेहनत की है, हैंड रिटन स्लाइड्स बनाई, पीपीटी स्लाइड्स बनाई, फिर बड़ा वाला मॉनिटर आपके लिए खरीदा जिसके साथ सामने क्लास ले रहा हूँ। अब देखिए इतनी गर्मी है, एसी चल रहा है, मैं बिल्कुल आपके सामने खड़ा हूँ, खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ बेटे, बैठ के नहीं। तो इन्वेस्टमेंट्स, बैंक एफडीज, म्यूचुअल फंड वगैरह ये हमने देख लिया है, तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। HDFC वगैरह जो भी यहाँ कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करते हैं, यू नो these are investments, you can invest in any of the securities, either in mutual funds, either in stocks, either in bank FDs, either in stocks, either in कुछ भी, आप कुछ भी खरीद सकते हैं, कहीं पे भी खरीद सकते हैं। ये बड़ी मेहनत से मैंने स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं, लेकिन मैं अभी सीधा आ रहा हूँ। कहाँ आ रहा हूँ बेटे? मैं आ रहा हूँ बेटे सीधा, कहाँ पे? मैं पोर्टफोलियो भी नहीं बताऊंगा, मैंने नहीं बताना, मैं सीधा आ रहा हूं आपके पास रिटर्न में। दैट व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू रिटर्न। बेटे कमर सीधी हो जाए, बिल्कुल नई बात शुरू होने वाली है। आप ये समझ लीजिए आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू हो रहा है अमीर बनने का, रिटर्न। और आपने अब सब कुछ पढ़ना है इन रिस्पेक्ट टू पोर्टफोलियो, इन रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट। तो आप लिखिए जी, रिटर्न का मीनिंग लिखेंगे, कमर बिल्कुल सीधी करके लिखेंगे बेटे, रजिस्टर में लिखना जरूरी है। इट मीन्स अ टोटल गेन और अ लॉस टू द होल्डर ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक होल्डर को जिसने वो इन्वेस्टमेंट की है, उसको टोटल बेनिफिट कितना हुआ। टोटल मतलब रेवेन्यू बेनिफिट और कैपिटल दोनों। रेवेन्यू का मतलब उसको उसमें से डिविडेंड कितना मिला, इंटरेस्ट कितना मिला, मतलब जो रिकरिंग चीजें मिली, और जो कैपिटल गेन मिला, मतलब कैपिटल गेन का मतलब आज मैंने एक चीज $100 की बाय की और मैं उसको कुछ दिनों के बाद $120 में सेल कर दूंगा, तो $120 का मुझे बेनिफिट हुआ। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे हैं। अभी देखेंगे टोटल गेन का मतलब क्या है। इट इज अ टोटल गेन और अ लॉस। कई बार लॉस भी होता है। आपने किंगफिशर एयरलाइन के शेयर्स ले लिए, आपने लेमन ब्रदर्स के ले लिए, यस बैंक के ले लिए, या कोई ऐसी कंपनी के ले लिए कि जैसे शेयर्स खरीदे उसका दिवालिया हो गया। तो बेटे इट मींस टोटल गेन और लॉस टू द होल्डर ओवर अ पीरियड कुछ भी हो सकता है, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, कुछ भी। इट इज अ मोटिवेशन फोर्स। मैंने आपको अभी बताया था अपनी मोटिवेशन। नाउ इट मे बी डिफाइंड एज अ परसेंटेज रिटर्न। अभी लिख लें, परसेंटेज रिटर्न ऑफ इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड। बेटे इसको प्रिंसिपली भी कह सकते हैं कि जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए, मान लेते हैं आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए, यू हैव इन्वेस्टेड 1000 रुपीज एंड यू हैव रिसीव्ड 1200 रुपीज। तो आपका गेन कितना हुआ बेटे? आपका गेन कितना हुआ? आपका गेन हुआ, आपने 1200 में बेचा कोई चीज, 1000 में खरीदी थी, और आपको बेनिफिट कितना हुआ बेटे? आपको बेनिफिट कितना हुआ? आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, इनटू में 100, मैं कहता हूं जी ये आ गया जी आपके सामने 20%। आराम से, कोई घबराना नहीं है, कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, लॉजिकली सिंपल सी बातें हैं। ये तो 3rd 4th क्लास के बच्चों को बताएं, उसको समझ आ जाएगा।
Return is the percentage return, percentage return you have received over the initial investment over the principal. ठीक है जी, यहां तक मुझे लगता है आपने लिख लिया होगा. मैं चाहता हूं कि अब आप पता क्या लिखें, क्या रिटर्न कंप्राइजेस ऑफ. बड़े बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें मैंने बड़ी मेहनत करके बनाई हैं. रिटर्न कंप्राइजेस ऑफ, रिटर्न कंप्राइजेस ऑफ. अभी मैंने जैसे बताया था टोटल रिटर्न. तो बेटे टोटल रिटर्न का मतलब है रेवेन्यू रिटर्न. टोटल रिटर्न का मतलब है रेवेन्यू रिटर्न एंड कैपिटल रिटर्न. ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है. मतलब आप कभी कोई सिक्योरिटी बाय करेंगे या म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बाय करेंगे या बैंक एफडी में जाएंगे या पोस्ट ऑफिस के सेविंग में इन्वेस्टमेंट करेंगे या जो भी आपका पोर्टफोलियो होगा, उसमें आपको दो तरह के रिटर्न मिलते हैं. एक तो रेगुलर मिलता रहता है, रिकरिंग मिलता है, जो बार बार देखो, 1000 बार देखो. डिविडेंड और इंटरेस्ट. जैसे एफडी में, बॉन्ड्स में यू गेट इंटरेस्ट, बट इन केस ऑफ शेयर्स और इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स यू गेट डिविडेंड एज वेल एज इंटरेस्ट. एक तो ये होता है, और दूसरा होता है जब आप उसको सेल कर देते हैं. कम में खरीदा, ज्यादा में बेच दिया, कम में खरीदा, ज्यादा में बेच दिया. तो बेटे उसको बोलते हैं कैपिटल गेन्स. ये देखिए जी बेटे, दो रिटर्न्स है. अच्छा, रिटर्न्स को आप एब्सोल्यूट रुपीस में भी कमा सकते हैं. जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि 1200 रुपए में आपने बेचा, 1000 रुपए में आपने खरीदा था, तो मैंने लिखा खाली 200 रुपए लिख दिए. बता सकते हो ये 200 रुपीज एब्सोल्यूट टर्म्स है या रिलेटिव टर्म्स है? बेटे एब्सोल्यूट है. भाई आपके 800 में से कितने नंबर आए, 1000 में से कितने नंबर आए, पहली सीटिंग में कितने आए, दूसरी सीटिंग में कितने आए, इसको एब्सोल्यूट में भी निकाल सकते हैं. अपोलो टायर्स को प्रॉफिट कितना हुआ इन दिस फाइनेंशियल ईयर इन रुपीस, और हाउ मच प्रॉफिट इज बीइंग अर्न्ड बाय कोका कोला इन डॉलर्स. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ परसेंटेज, बट द पॉइंट इज, कई बार क्या होता है कि 8th क्लास के स्टूडेंट के मार्क्स अगर मुझे 6th क्लास के स्टूडेंट से कंपेयर करने हैं तो एब्सोल्यूट में कंपेयर करना मुश्किल है. जैसे अपोलो टायर्स के प्रॉफिट्स मुझे एमआरएफ टायर के प्रॉफिट से कंपेयर करने हैं, तो एक गधे हैं, दूसरे घोड़े हैं, आई कैन नॉट कंपेयर. तो उस केस में रिलेटिव टर्म्स निकालनी पड़ती हैं, परसेंटेज टर्म्स निकालनी पड़ती हैं. तो मैंने कहा दोस्तों, कमर सीधी, मैंने कहा रिटर्न कैन बी ऑफ टू टाइप्स. एक, इट कैन बी कैलकुलेटेड इन टू पार्ट्स, इन टू टाइप्स. फर्स्ट इज आई कैन कैलकुलेट इन एब्सोल्यूट टर्म्स, और मैंने अभी जो कैलकुलेट किया था 20%, बेटे उसको बोलते हैं रिलेटिव टर्म्स, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टर्म्स. मुझे लगता है इजी है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है. मैं आगे चल रहा हूं जो मुझे बताना है. अच्छा, अब कुछ बच्चे यहां घबरा जाएंगे कि इतने सारे रिटर्न होते हैं. बेटे अभी टेंशन मत लो, आप लिख लो. मैं आज 2-3 रिटर्न कराऊंगा, आपको 2-3 रिटर्न तो पता ही होने चाहिए. तो रिटर्न कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. लिखने सब है, सभी के नाम लिखने हैं. रिटर्न अलग अलग प्रकार के होते हैं. होल्डिंग पीरियड रिटर्न, एनुअल रिटर्न, रियलाइज्ड रिटर्न और एक्सपोज्ड रिटर्न, एवरेज रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, भविष्य की संभावना. ये भूतकाल का रिटर्न है जो हो चुका. दिस इज भूतकाल, दिस इज पास्ट टेंस, दिस इज फॉर फ्यूचर टेंस. ये फ्यूचर टेंस के लिए है बेटे. एक्सपेक्टेड अभी हम देखेंगे. फिर सीएपीएम रिटर्न भी देखेंगे. कैपिटल एसेट प्राइसिंग रिटर्न, सीएपीएम रिटर्न, और उसके बाद आर्बिट्रेरी थ्योरी रिटर्न. मुश्किल नहीं है, आप बस 2-3 रिटर्न जो मैं कहता हूं ना उसको समझ लेंगे तो काम हो जाएगा. आप घबराइए मत बस बेटा, डरना नहीं है ना. घबराना किस बात का है? मैं कह रहा हूं ना आपको कि मैं एक तो ये कराऊंगा, एक तो है ना, एक तो ये कराऊंगा, आप ऐसे डर जाते हो. नहीं डरना बेटा, नहीं डरना. मैं कह रहा हूं ना, मेरे होते क्यों डरोगे? नहीं डरना बेटा. अच्छा चलो, बात चांस की बात है, अभी हो नहीं रहा, ये हाईलाइट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मैं दूसरा कलर करता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए. ये लो बेटा, देखो, एक तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न करेंगे, बड़ा सिंपल सा है, सभी को पता होना चाहिए. दूसरा, आई विल बी डिस्कसिंग टुडे अबाउट एनुअल रिटर्न. मतलब होल्डिंग पीरियड रिटर्न और एनुअल रिटर्न एक ही है. अभी देखते हैं व्हाई दे आर एक. थर्ड इज एक्सपोज रिटर्न, एवरेज रिटर्न,
एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये 3-4 रिटर्न आज डिस्कस करेंगे, आप घबराइए मत। कमर सीधी बेटे, कमर सीधी, हिम्मत नहीं छोड़नी यार, इतनी जल्दी थकना नहीं है यार। अभी तो जवानी के साल हैं आपके, आप अभी से हाथों से दर्द आपको आ रहा है यार, नहीं। कमर सीधी करें बेटे, घबराना नहीं है मेरे बेटे, आगे चलना है। हिम्मत जो करता है वो आगे चलता है। बेसिक कंसेप्ट इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मॉड्यूल कर रहे हैं। मैं भूपेश आनंद खड़े होकर पढ़ा रहा हूं, आपके साथ फुल एनर्जी से पढ़ा रहा हूं, 15 कंसेप्ट आपको दे रहा हूं। इसके बाद आप कोई भी एग्जामिनेशन का स्टडी कंटेंट पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा, आएगा, वो भी कराऊंगा मैं आपको, रिलेशनशिप समझ आएगा बेटे। हर एक लेक्चर एक दूसरे से रिलेट करता है। तो आइए, मैं चल पड़ा आपके सामने होल्डिंग पीरियड रिटर्न को बताने के लिए। जैसा नाम कहता है होल्डिंग पीरियड रिटर्न, मतलब आपने कितने पीरियड के लिए उस सिक्योरिटी को, बैंक एफडी को, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को, पोस्ट ऑफिस अकाउंट को, स्टॉक को, बॉन्ड को, जो भी आपने मान लेते हैं T0 में खरीदा। बेटे मैं जनरली ना टाइमलाइन बनाता हूं, समय की रेखा, कि T0 में आपने T0 में खरीदा, मतलब आज खरीदा, अभी खरीदा, प्रेजेंट टेंस में खरीदा, और मान के चलते हैं कि आपने T1 में बेच दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपका होल्डिंग पीरियड ये रहा, ये है होल्डिंग पीरियड। किस दिन खरीदा था, किस दिन बेच दिया। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, 1000 रुपए में बाई किया था, 1200 में बेच दिया। तो 1200 जब बेचा तो क्या वो एक वीक के बाद बेचा? मैं एक सेकंड आपको यहां थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूं कलर, कि दिस होल्डिंग पीरियड कैन बी 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 10 ईयर्स, कुछ भी हो सकता है। आपने जिस पीरियड के लिए होल्ड किया उसको अपने पास रखा, आ गले लग जा, जितने समय के लिए रखा उतने समय के लिए जब आप रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो उसका नाम है होल्डिंग पीरियड रिटर्न। मुश्किल नहीं है, आसान है। तो यहां लिखेंगे रिटर्न विद रिस्पेक्ट टू होल्डिंग पीरियड। अच्छा, इसमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, अभी आपको समझ आ जाएगा। देखो मैंने जितने में खरीदा, मान लेते मैंने एग्जांपल दिया था 1000 रुपए में खरीदा, तो मैं कहूंगा जितने में भी मैंने खरीदा वो आज ही तो खरीदा, P0 में खरीदा, वर्तमान काल में परचेज किया, तो P0 आ गया 1000, एंड आई हैव सोल्ड एट 1200 रुपीज। तो आई विल से दिस इज P1। मैंने कहा ना मुश्किल है ही नहीं, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही मुंह छोटा कर रहे हो यार। मैंने कहा मैं सारे रिटर्न नहीं बताऊंगा, आज 2-3-4 रिटर्न तो बताऊंगा ही, उसको तो समझ लो। 1200 रुपए को मैं बोलूंगा P1, 1000 को मैं बोलूंगा P0। मान लेते हैं इसमें डिविडेंड मिला, मान लेते हैं, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं कि आपको थोड़ा सा लॉजिकली और समझ आ जाए। मैंने कहा मान लेते हैं इसमें मेरे को 5 रुपए का डिविडेंड मिला, मतलब होल्डर को, इन्वेस्टर को, इस कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया। आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए थे, अज्यूम करते हैं आपने TCS के शेयर्स खरीदे थे। एक शेयर खरीदा 1000 का, बेचा 1200 में, और जब आपने रखा था तो आपको 5 रुपए का डिविडेंड भी मिला। तो मैं कहूंगा ये जो 5 रुपए हैं ये तो रेवेन्यू इनकम है, और ये जो 200 रुपए का फायदा होगा आपको, क्योंकि आपने 1000 में खरीदा, 200 में बेच दिया और 1200 में बेच दिया, तो दिस 200 विल बी नेम्ड एज कैपिटल गेन। तो आपको टोटल रिटर्न कितना हुआ? 205 रुपए का। अच्छा, 205 को आप 205 कैसे अर्न कर पाए? क्योंकि आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो बेटे आपके सामने 20.5% का रिटर्न आ गया। मुश्किल है ही नहीं भाई, 1000 रुपए पूंजी लगाई थी, उसके ऊपर कितने मिले? 1200 रुपए मिले एक, और 5 रुपए मिले एक। 1200 में से 1000 चले गए तो 200 रुपए का फायदा हुआ, और 5 रुपए का वो वाला फायदा। तो टोटल फायदा, टोटल रिटर्न कितना हुआ, उसका इन्होंने फॉर्मूला बना दिया, जो आपको घबराना नहीं है, ध्यान से समझना है, घबराना नहीं है बेटे। ये देखो फॉर्मूला क्या बना दिया, ये फॉर्मूला बना दिया बेटे। जैसे D1 का मतलब है आपको जो डिविडेंड मिला उस पीरियड में। P1 जैसे मैंने अभी आपके एग्जांपल में लिखा कि आपने कितने में बेचा, और P0 मतलब आपने कितने में खरीदा। आराम से बेटे, 5 रुपए है डिविडेंड, 1200 रुपए है बेचा, 1000 रुपए है खरीदा, अपॉन
आपने कितनी पूंजी लगाई थी बेटे, मैंने अभी अभी एग्जांपल करके बताया है बेटे, ये इनटू है, ये आया था 20.5%। करके देख लो बेटे, कुछ मुश्किल है ही नहीं। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए। D1 का फुल फॉर्म लिखिए, कैश इनफ्लो और द रेवेन्यू रिटर्न। व्हेन आई से रेवेन्यू रिटर्न और कैश इनफ्लो, इट मींस डिविडेंड और इंटरेस्ट। डिविडेंड और इंटरेस्ट। मैं बेटे स्क्रीन से बाहर हूं, आपको दिख नहीं रहा, लेकिन आपके पास ही खड़ा हूं, मेरी आवाज तो आई नहीं है आपको। तो आप सभी फुल फॉर्म लिखेंगे, कमर सीधी करेंगे। आप कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो D1 लिख रहे हैं रेवेन्यू रिटर्न, P1 क्या लिख रहे हैं, प्राइस एट द एंड ऑफ होल्डिंग पीरियड, P0 क्या लिख रहे हैं, प्राइस इन द बिगिनिंग। मैंने T0 बिगिनिंग बोल दिया और जब बेचा उसको T1 बोल दिया, और इसके लिए एक समय की रेखा बनाई। तो आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मैं आ गया जी आगे, कुछ कंसेप्ट बताने की कोशिश की कि भाई व्हाट इज दिस कंसेप्ट। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको स्लाइड को ठीक कर दूं। फॉलोइंग इज द टाइमलाइन। ये बात मैंने वैसे बता दी है कि आपको जब भी होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालना है तो आप टाइमलाइन बना सकते हैं। ये T0 है, ये P0, P1, D1। अच्छा, अगर होल्डिंग पीरियड कैन बी फॉर 1 डे, कैन बी फॉर 1 आवर ऑल्सो। यार, आपने अभी खरीदा, अभी थोड़ी देर बाद बेच दिया, इंट्रा ट्रेडिंग कर दी, 1 साल बाद बेचा, 1 वीक के बाद बेचा, 1 महीने के बाद बेचा। बट अगर आपने 12 महीने एग्जैक्टली के बाद बेचा, क्योंकि बिकॉज हम जनरली अकाउंट्स जो है 12 महीने के लिए प्रिपेयर करते हैं, whether I'm in USA, whether I'm in India, whether I'm in Pakistan, whether I'm in Bangladesh, we generally have 1 year equal to 12 months. And if I am calculating that return exactly for 12 months, I will also name it as, it is also named as annual return. आराम से बेटे, कुछ मुश्किल है ही नहीं भाई। अगर होल्डिंग पीरियड रिटर्न 12 महीने के बराबर होगा होल्डिंग पीरियड, तो हम उस होल्डिंग पीरियड, अगर वो जो 12 महीने के बराबर है, उस रिटर्न को हम एनुअल रिटर्न भी कह सकते हैं। ये बात आप लिख लें, क्योंकि एनुअल रिटर्न ज्यादा एक बेटर वर्ड है। अभी मैं आपको बताऊंगा दैट व्हाई इट इज मोर बेटर एज कंपेयर टू लेस देन 12 मंथ्स और मोर देन 12 मंथ्स। ठीक है सर, पास ईयर रिटर्न्स। ठीक है जी, आगे आ जाते, कुछ नहीं लिखना है बेटे, आगे चलो। मैं नेक्स्ट रिटर्न की बात कर रहा हूं। मैंने अभी तक एक ही रिटर्न बताया, टोटल 6-7 रिटर्न है। मैं आज 2-3 रिटर्न ही कराऊंगा। मैं एक रिटर्न बता चुका हूं, आप बिल्कुल मेरे साथ हैं, आपको नींद नहीं आ रही, आप कमर सीधी करके बैठे हैं, आपको अमीर बनना है, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है। तो एवरेज रिटर्न को मतलब समझ लें, आप बहुत छोटे से थे, बहुत छोटे, तो आपको एवरेज सिखाया गया था। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बताई गई थी, उसमें मीन निकालना सिखाया था, मीडियन निकालना सिखाया था, मोड निकालना सिखाया था। आप मुझे बताइए, आप जब पेपर देते हैं तो एक सब्जेक्ट होता है आपका इंग्लिश, मान लेते हैं स्कूल में थे आप, मैथ्स भी था, साइंस भी थी, सोशल स्टडीज भी थी, है ना, हिंदी भी थी, बड़े सारे पेपर थे, 5-6 पेपर थे। इंग्लिश में आपके 80 आए, मैथ्स में आपके 90 आए, सोशल स्टडीज में 50 आए, सोशल साइंस में 90, कुछ भी आए। बेटे, आप अपनी रिपोर्ट कार्ड अगर देखें तो मैडम ने क्या किया होता है, इन सभी के सभी मार्क्स को टोटल कर देती है मैडम और एवरेज निकाल देती है, बिकॉज एवरेज एक बेटर रिप्रेजेंटेटिव है। एवरेज से आपको ज्यादा पता चलता है उस बच्चे के बारे में। मैंने अभी एग्जांपल दिया TCS का, मैंने कहा भाई TCS का आपको रिटर्न पिछले 5 सालों में ये आ रहा है, 1 साल में 10% आया, फिर 12 आया, फिर 8% आया, फिर 19 आया, फिर 20 आया। ये परसेंटेज है बेटे, ये सारे परसेंटेज है। ऐसा मान लो, अज्यूम कर रहे हैं कि आपने पिछले 5 सालों से TCS के शेयर्स को होल्ड किया हुआ है। मतलब एक स्टूडेंट के 9th क्लास में मार्क्स अच्छे नहीं आए और आप उस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इसको फेल किया जाए या 10th क्लास में प्रमोट कर दिया जाए। 9th क्लास में अच्छे नंबर नहीं आए, लेकिन आप एज ए प्रिंसिपल क्या करेंगे, आप उसकी 8th क्लास में जाएंगे, 7th के मार्क्स देखेंगे,
8th के देखेंगे, 6th के देखेंगे, 5th के देखेंगे, उसका ऑन एन एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि एवरेज एक ज्यादा बेटर रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता सब कुछ करता इज द बेटर रिप्रेजेंटेटिव। जैसे बहुत सारी चीजें दी हो आपको, आप क्या करते हो, उन सभी को एक नंबर पे कन्वर्ट कर देते हो, उसको बोलते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव है इन सभी नंबर्स का। तो बेटे एवरेज रिटर्न, बिकॉज आपने बड़े सारे इन्वेस्टमेंट्स की रिटर्न्स चेक करने हैं और उसके बड़े सारे ईयर्स होंगे, है ना, तो सबके अलग अलग निकालना ठीक है, बट द पॉइंट इज यू कैन नॉट डिसाइड ऑन दैट बेसिस. So you should know as an investor that how much interest or how much return I will be getting if I am investing in Bank FD. How much return I will be getting if I will be investing in HDFC Mutual Fund large cap. How much return I will be getting if I invest in TCS for last 5 years. तो my dear friends, आप एवरेज निकालेंगे, रिप्रेजेंटेटिव कैलकुलेट करेंगे, आप इसको तो लिख लें बेटे 5 स्टार बनाकर, सब बच्चे लिखेंगे। बेटे मैं कह रहा हूं कसम होगी, अगर आपने ना लिखा और कमर सीधी कर दीजिए, मोबाइल फोन साइड में रख दीजिए, ऊपर लिखिए इन केस रिटर्न्स हैज ऑलरेडी बीन गिवन फॉर द पास्ट। अगर भूतकाल के, अगर आपको भूतकाल के डिविडेंड आपको दिए हुए हैं, रिटर्न्स गिवन हैं, रिटर्न्स कौन से होते हैं अभी बता चुका हूं, टोटल रिटर्न्स, कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड ऑफ मैनी ईयर्स, देन वी विल कैलकुलेट अ representative of those past year returns which is named as average return. जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। बेटे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आसान है, कर सकते हो आप। मीन निकाल चुके हो बेटे, कितनी बार निकाला आपने, जाने अनजाने में निकाला। आपकी रिपोर्ट कार्ड में एवरेज निकाल के ही देती थी मैडम, वो बात अलग है, आपने ध्यान ही नहीं दिया। तो एवरेज निकालेंगे, मीन निकालेंगे जब आपको भूतकाल के बड़े सारे रिटर्न्स दिए हों, क्योंकि उससे आप भविष्य की संभावना कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। जैसे अभी ईरान वर्सेस इजराइल की वॉर चल रही है, इससे पहले कोविड, भगवान ना करे कभी दोबारा आए, कोविड 3-4 साल हो गए चला गया, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो आप पास्ट इवेंट से भविष्य को निकाल सकते हो, बिकॉज भविष्य का मतलब है संभावना। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करूंगा। देखिए मैंने एक मेथड भी निकाल के दिखाया आपको, अरिथमेटिक रिटर्न, यू मस्ट हैव सीन, आप सभी ने इसको देखा होगा बेटे, इसको देखा होगा, एवरेज रिटर्न, अरिथमेटिक रिटर्न, एक्स बार जिसको आप बोलते थे, वो मैंने लिख दिया वहां पर आर बार, क्योंकि रिटर्न का एवरेज निकाल रहे हैं तो एक्स बार भी लिख सकते हैं, आर बार भी ठीक है। जितने भी ईयर्स के रिटर्न्स गिवन है, जैसे अभी मैंने टीसीएस का एग्जांपल दिया था, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज रिटर्न, रिटर्न ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल ईयर्स एंड नंबर ऑफ ईयर्स। इजी है, जैसे आप करते थे सिग्मा एक्स अपॉन एन। मैं आगे चल पड़ा जी, करके दिखाइए। आपको मैंने पिछले 5 सालों के रिटर्न दे दिए, मान लेते हैं टीसीएस कंपनी के रिटर्न है, फर्स्ट 99 में 10% है, 20% है, 50% है, 10% है, 10% है, और ऊपर मैंने लिख दिया सब कुछ 10% में, परसेंटेज में। तो निकालिए एवरेज रिटर्न कितना होगा। मान लेते हैं हम 2004 का निकालना चाहें, आप यहां खड़े, ये 2003 है, आप इसका एक रिप्रेजेंटेटिव निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको फ्यूचर में देखना कितना रिटर्न आएगा, तो आप इसका एवरेज निकाल लेंगे। करिए एवरेज, 10 प्लस 20 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 10, ये आ गया जी 60, 70, 80 और 90। 90 कितने सालों का है, 5 सालों का है। आप देखो जी 5 सालों का है, तो आप डिवाइड कर दीजिए 5 से, चेक करिए कि क्या 20% आ रहा है। अब नाउ दिस 20% it is a representative। लास्ट आज की जो चर्चा है उसका लास्ट पड़ाव पे आ गए जी हम, बेटे हम लास्ट पड़ाव पे आ गए। मैं इससे पहले कि अपनी क्लास को क्लोज करूं, उससे पहले मैं आपको अभी दिखाऊंगा, क्योंकि बेटे मैंने ना वॉरेन बफे को भी लेके गया हूं आपके सामने, अभी वॉरेन बफे को लेके आऊंगा। अब देखिए ये वॉरेन बफे बेटे 93 इयर्स का है, और ये मेहनत नहीं करता, दिमाग लगाता, खाली पोर्टफोलियोज को बनाता है, उसमें पैसे कमाता है। यार हम तो नहीं कर सकते,
आप ये बताइए, जब ये 93 ईयर्स का होकर इतने पैसे कमा सकता है ना, आप क्यों नहीं कर सकते? थोड़ी सी नॉलेज चाहिए, थोड़े से स्किल्स चाहिए, आप इजीली कर सकते हो। आप चेक करिए कितने करोड़ की वेल्थ है बेटे डॉलर्स में, 13,210 करोड़ डॉलर। अब एक बच्चा कहता है जी करोड़ों में जीरो कितने आते हैं? बेटा वो आप बात की बात है, पहले आप ये चेक करिए कि ये वॉरेन बुफे जैसे बनना है अगर, तो हमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। और मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जो आपने नहीं किया होगा या किया होगा, मैं ऐसा जज नेगेटिव क्यों करूं? तो बेटे 30 कंपनीज हैं हमारे सेंसेक्स में। जब उसका कंसेप्ट आएगा कि सेंसेक्स होता क्या है, सेंसेक्स के कंपोनेंट्स क्या हैं, जैसे एक हेड बॉय होता है ना एक स्कूल का, तो हम हेड बॉय को चूज करते हैं। उसी तरह से सेंसेक्स की कुछ कंपनीज हैं, जैसे एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज, भारती एयरटेल, डॉक्टर रेड्डी, HCL, HDFC, उसके बाद आप चेक करिए HCL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंडसलैंड, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा, L&T माइंड्री, लार्सन टॉर्बो, महिंद्रा महिंद्रा, मारुति सुजुकी, NTPC, नेस्ले, पावर गोल्ड। अब ये सभी अलग अलग सेक्टर्स में है, कोई बैंकिंग में, कोई FMCG में, कोई ऑटोमोबाइल में, कोई सीमेंट में है, कोई इंफ्रा में है। आपका ये होमवर्क था कि वो 30 कंपनीज कौन सी हैं, कोई बात नहीं नेक्स्ट लेक्चर में करके आना, और वो कौन कौन से सेक्टर से बिलोंग करती हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? चलिए कोई नहीं, पहले आप यहां पर आ जाइए, ये लिखिए जी, पहले तो ये लिखिए, आप सभी लिख रहे हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्स एंटे रिटर्न। भविष्य, बेटे भविष्य जो है ना वो अनिश्चित है, भविष्य जो है संभावनाओं पे है। आपको पता है अकाउंट्स में आप एक कंसेप्ट लेते थे, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। हम ये मान के चलते थे कि दुनिया चलती रहेगी, ऐसा कोविड जैसा कोई सिनेरियो नहीं आएगा, सब बढ़िया रहेगा। इसका मतलब भूतकाल से जो आपने अभी तक रिप्रेजेंट किया, जो आपकी अभी तक परफॉर्मेंस थी, भविष्य में वैसी ही होने वाली है। ऐसा नहीं कि कुछ अलग करेंगे या कुछ घट के करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम क्या कर रहे हैं, पास्ट टेंस से फ्यूचर की प्रेडिक्शन को निकालेंगे, तो इसका नाम है एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्स एंटे रिटर्न। बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे, इन केस फ्यूचर ईयर्स एक्सपेक्टेड रिटर्न हैज बीन स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, मतलब इन केस मतलब आपको प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं कि फ्यूचर में ये होने की सब प्रोबेबिलिटीज हैं विद चांस ऑफ अकरेंस। तो आपका एक पास फॉर्मूला है, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा मतलब टोटल ऑफ PR, P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटीज, होने की संभावना, संभावना सुना कभी नाम, मैं जान के लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आए, फ्यूचर में होने की संभावना, एंड सिग्मा P इज टोटल ऑफ 1, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑलवेज 1। बड़ा इजी है जी, अभी हम करके देखेंगे, कुछ मुश्किल है नहीं, आप करके दिखाइए, निकाल के दिखाइए जरा मेरे को सभी बच्चे। मान लेते हैं आपको मैंने एक एग्जांपल दिया कि पास्ट रिटर्न्स ये हैं, ठीक है, मान रहे 10% है, 20 है, 50 है, 70 है। अच्छा, 10 के होने की संभावना 20% है, 20 के होने की संभावना 50% है, 50% के होने की संभावना 10% है, 70 के होने की संभावना 10% है। अगर आप टोटल करें तो टोटल इज ऑलवेज इक्वल टू 100, 1 आ रहा है। आप चेक करिए 34% आ रहा है, नहीं आ रहा, बड़ा सिंपल है, 10% इंटू 0.2, तो 0.10 इंटू 0.20 प्लस 0.20 इंटू 0.50 प्लस 0.50 इंटू 0.10 प्लस 0.70 इंटू 10, दैट विल कम टू 34%। जस्ट हैव अ लुक कि 34% आ रहा है या नहीं। बेटे आराम से करना है, कुछ मुश्किल है नहीं। आज के लेक्चर में बस यही बताना है मैंने, मैं आगे चल ही नहीं रहा जब तक आप यहां तक नहीं कर लेंगे। और बोलिए बेटे, हम कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, लेक्चर 2 के आखिरी लम्हे चल रहे हैं, और हम बस एक बात बोलने वाले हैं कि आपका होमवर्क है नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में आने से पहले, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सेंसेक्स में 30 कंपनीज कौन सी हैं, उनके नाम लिखने अपने हाथों से, पढ़ना नहीं है, लिखने हैं। जब आप वो 30 कंपनियां लिख लेंगे
तो आपको अपने दिमाग से सोचना है या गूगल से सोचना है या जीपीटी चैट से सोचना है कि वो 30 कंपनीज कौन सा काम करती हैं, कौन सा धंधा करती हैं, कौन सी इंडस्ट्री में है, कौन से सेक्टर में है, और वो सेक्टर लिखने हैं। मतलब 30 कंपनीज में 12, 13, 14 सेक्टर मिलेंगे आपको। जैसे बैंकिंग एक सेक्टर है तो उसमें HDFC भी मिलेगा, एक्सिस भी मिलेगा, SBI भी मिलेगा। ये तीनों बैंक का काम करते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर हो गया। फिर एक सीमेंट सेक्टर हो गया, फिर एक ऑयल गैस सेक्टर हो गया, फिर FMCG हो गया, फिर बॉलीवुड। मतलब आपको सेक्टर ढूंढ, पहले 30 कंपनीज के नाम लिखने हैं, उनमें से आपने सेक्टर्स ढूंढ रहे हैं। ये होमवर्क है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में मिलेंगे बेटे। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रिस्क के ऊपर बताऊंगा। आई थिंक आपको ये 34% समझ आ गया। रिटर्न 7-8 है, अभी 3 ही कर लीजिए, 3 तो आने ही चाहिए। ठीक है जी, मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 3 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful, be happy, be jolly, be cheerful, be happy, be jolly, be cheerful.